स्वागत। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई से पड़ताल करेंगे जिससे हम सब दिन में पता नहीं कितनी बार रूबरू होते हैं। नोटिफिकेशंस वो छोटे छोटे अलर्ट्स, मैसेज, ईमेल। जो हमें अपडेट रखते हैं। हाँ, मतलब ऐप से लेकर वेबसाइट तक हर जगह है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इन्हें बनाने का जो सिस्टम है वो कैसे डिजाइन होता है। काफी जटिल चीज लगती है ये। है तो। हमारा मकसद है इसे थोड़ा आसान बनाना, समझना कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जब लाखों करोड़ों लोगों तक कोई सूचना तुरंत और भरोसेमंद तरीके से पहुंचानी होती है। सही कहा, ये सिर्फ भेजने की बात नहीं, सही समय पर सही व्यक्ति को और बिना फेल हुए भेजने की बात है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ मोबाइल वाले पुश नोटिफिकेशंस ही नहीं है ना, इसमें एसएमएस और ईमेल भी आते हैं। हाँ, तीनों ही कवर करने होते हैं आमतौर पर, पुश, एसएमएस और ईमेल। तो ये बनते कैसे हैं, भेजे कैसे जाते हैं, आइए पता करते हैं। अच्छा, तो जब इस तरह का सिस्टम बनाने की सोचते हैं तो मतलब सबसे पहले क्या सवाल आते हैं दिमाग में, क्या चीजें तय करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई ये सिस्टम किस किस तरह के नोटिफिकेशन भेजेगा। यहाँ जो डिटेल्स हैं उनके मुताबिक हमें 3 मुख्य प्रकारों को सपोर्ट करना है। हाँ। iOS और एंड्रॉयड के लिए पुश नोटिफिकेशंस, ओके। एसएमएस संदेश और ईमेल। और ये भेजने की रफ्तार क्या ये एकदम फौरन मतलब रियल टाइम में जाने चाहिए? देखिए, इसे सॉफ्ट रियल टाइम कह सकते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम। हाँ, मतलब कोशिश तो यही रहती है कि जानकारी जल्द से जल्द पहुंचे, एकदम तुरंत। लेकिन अगर सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कोई सेल चल रही है, तो कुछ सेकंड की देरी चल सकती है। एकदम हार्ड रियल टाइम वाली बात नहीं है। समझ गया। और कौन कौन से डिवाइस पर ये काम करेगा? सिर्फ फोन? मतलब तीनों प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, और ये नोटिफिकेशन भेजता कौन है? मतलब कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? क्या कोई बटन दबाता है हर बार? दोनों तरह से हो सकता है। क्लाइंट एप्लीकेशन, मान लीजिए आपके फोन का कोई ऐप है, वो सीधे कोई नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकता है। जैसे ऑर्डर कन्फर्मेशन? हाँ बिल्कुल। या फिर सर्वर साइट पर भी इन्हें शेड्यूल किया जा सकता है। जैसे कोई प्रमोशनल ऑफर है जो कल सुबह 10 बजे सबको भेजना है, वो सर्वर से चलेगा। एक बहुत जरूरी सवाल आजकल, प्राइवेसी का जमाना है, क्या लोग इन्हें बंद कर पाएंगे? ऑप्ट आउट? हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। मतलब मस्ट हैव फीचर है ये। यूजर को पूरा कंट्रोल देना होगा कि वो कौन से नोटिफिकेशन चाहते हैं, कौन से नहीं। जो ऑप्ट आउट करेंगे उन्हें नोटिफिकेशन नहीं भेजे जाएंगे। सिंपल। ये बहुत जरूरी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, स्केल कितना बड़ा है? मतलब रोज कितने नोटिफिकेशन भेजने की बात हो रही है? यहीं से तो डिजाइन की असली परीक्षा शुरू होती होगी। सही कहा आपने। स्केल का अंदाजा लगाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जानकारी के मुताबिक हमें रोजाना करीब 1 करोड़ यानी 10 मिलियन मोबाइल पुश नोटिफिकेशंस। 1 करोड़ रोज के? हाँ, और साथ में करीब 10 लाख एसएमएस संदेश। बाप रे। और 50 लाख ईमेल। ये रोज का अनुमानित आंकड़ा है। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा स्केल है। मतलब एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा मैसेजेस। हाँ, और इतने बड़े स्केल को संभालने के लिए डिजाइन भी उतना ही मजबूत, स्केलेबल और भरोसेमंद चाहिए। वाकई ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इतने बड़े स्केल को संभालने के लिए डिजाइन दिखता कैसा होगा? शुरुआत कैसे करते हैं इसकी? देखिए, शुरुआत में हमें ये समझना होगा कि ये जो अलग अलग तरह के नोटिफिकेशंस हैं, iOS पुश, एंड्रॉयड पुश, एसएमएस, ईमेल, ये टेक्निकली काम कैसे करते हैं। अच्छा। जैसे iOS पुश की बात करें तो इसमें मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। हाँ। एक होता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर मतलब जो भेज रहा है? हाँ, जो नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट बनाता है। इसमें डिवाइस का एक यूनिक टोकन होता है और मैसेज का कंटेंट, जिसे पेलोड कहते हैं। फिर आती है एप्पल की अपनी सर्विस APNS, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, एप्पल की सर्विस। ये सर्विस मैसेज को डिवाइस तक पहुंचाने का काम करती है। हाँ। और तीसरा हिस्सा जाहिर है यूजर का iOS डिवाइस है जो उसे रिसीव करता है। ठीक है। और एंड्रॉयड में भी ऐसा ही कुछ होता होगा? हाँ, काफी मिलता जुलता है। बस एप्पल के APNS की जगह गूगल का फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग यानी FCM इस्तेमाल होता है। फंडा वही है, प्रोवाइडर, FCM और एंड्रॉयड डिवाइस। समझ गया। पुश के लिए एप्पल और गूगल की सर्विसेज हैं। एसएमएस और ईमेल का क्या? एसएमएस के लिए ज्यादातर कंपनियां खुद एसएमएस गेटवे सेटअप करने की बजाय थर्ड पार्टी सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं, जैसे ट्विलियो है, नेक्समो है और भी कई हैं। ये काम आसान कर देती हैं। और ईमेल के लिए भी ऐसा ही? हाँ, ईमेल के लिए भी
हालांकि कंपनियां चाहें तो अपने ईमेल सर्वर बना सकती हैं, पर ज्यादातर सेंडग्रेड या मेलचिम जैसी प्रोफेशनल सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। इनसे डिलीवरी रेट बेहतर मिलता है, एनालिटिक्स मिलते हैं, काफी फायदे हैं। ठीक है, तो भेजने के ये अलग-अलग रास्ते हो गए। पर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि भेजना किसको है? ये डिवाइस का टोकन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कहाँ से आता है? आमतौर पर जब कोई यूजर ऐप इंस्टॉल करता है या पहली बार साइन अप करता है, तो ऐप उनसे परमिशन लेकर ये जानकारी इकट्ठा करता है। ईमेल, फोन नंबर और डिवाइस का यूनिक पुश टोकन। अच्छा, इंसुलेशन या साइन अप के वक्त। हाँ, और ये जानकारी फिर सुरक्षित तरीके से डेटाबेस में स्टोर कर ली जाती है। जैसे ईमेल और फोन नंबर शायद यूजर टेबल में और डिवाइस टोकन एक अलग डिवाइस टेबल में, क्योंकि एक ही यूजर के पास कई डिवाइस हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, बिल्कुल। फोन, टैबलेट, ठीक है। तो अब जानकारी भी आ गई, भेजने के रास्ते भी पता चल गए। अब भेजने की प्रक्रिया का पहला डिजाइन कैसा हो सकता है? एक शुरुआती, शायद थोड़ा सीधा-साधा सा? हाँ, एक बेसिक शुरुआती डिज़ाइन ऐसा सोच सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो अलग-अलग सर्विसेज हैं, मान लीजिए बिलिंग सर्विस है, शॉपिंग कार्ट वाली सर्विस है, मार्केटिंग टीम है, जब भी किसी को नोटिफिकेशन भेजना हो, वो एक सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन सिस्टम को एक रिक्वेस्ट भेजें। एक सेंट्रल हब जैसा? बिल्कुल। ये सेंट्रल सिस्टम उस रिक्वेस्ट को लेगा, देखेगा कि किसको भेजना है, क्या भेजना है, फिर सही पेलोड तैयार करेगा और उसे फिर संबंधित थर्ड पार्टी सर्विस को भेज देगा, एपीएनएस को, एफसीएम को, ट्विलियो को या सेंडग्रिड को, और वो सर्विस फिर यूजर तक मैसेज पहुंचा देगी। सुनने में तो ये काफी सीधा और सरल लगता है। एक जगह रिक्वेस्ट आई, प्रोसेस हुई और भेज दी गई। हाँ, है तो सीधा। पर क्या इतने बड़े स्केल पर वो जो करोड़ों मैसेज रोज भेजने हैं, क्या ये तरीका टिकाऊ है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ये सेंट्रल सिस्टम ही जाम ना हो जाए या फेल ना हो जाए। आपका डर बिल्कुल जायज है। ये शुरुआती डिजाइन सरल जरूर है, लेकिन इसमें बड़े स्केल पर कुछ गंभीर दिक्कतें हैं। यहाँ जानकारी के मुताबिक 3 मुख्य समस्याएं उभर कर आती हैं। क्या है वो? पहली, जैसा आपने कहा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यानी कि SPOF। अगर ये इकलौता सेंट्रल नोटिफिकेशन सर्वर किसी भी वजह से डाउन हो गया, मेंटेनेंस क्रैश, कुछ भी, तो सब बंद। हाँ, पूरा नोटिफिकेशन सिस्टम ठप, कोई मैसेज नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है। सही बात है। और दूसरी दिक्कत? पर सब कुछ हो रहा है, डेटाबेस से जानकारी निकालना पड़ रहा है, मैसेज का कंटेंट बनाना पड़ा है, बाहर की सर्विस को कॉल करना पड़ रहा है। अगर सिर्फ ईमेल भेजने का लोड अचानक बढ़ जाए, तो भी आपको पूरे के पूरे सेंट्रल सर्वर को ही अपग्रेड करना पड़ेगा। आप सिर्फ ईमेल वाले हिस्से को अलग से स्केल नहीं कर सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये बात तो है। और तीसरी है परफॉर्मेंस बॉटलनेक। नोटिफिकेशन बनाना, खासकर ईमेल के लिए HTML रेंडर करना या SMS भेजना और फिर बाहर की थर्ड पार्टी सर्विस के जवाब का इंतजार करना, ये सब काम टाइम लेते हैं, सर्वर के रिसोर्स खाते हैं। पीक आवर्स में जब बहुत सारे नोटिफिकेशंस एक साथ भेजने हो, तो ये अकेला सर्वर धीमा पड़ सकता है। नतीजा, नोटिफिकेशन में देरी होगी, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये तीनों ही बड़ी चुनौतियां हैं। मतलब एक सर्वर पर इतना सारा बोझ डालना और उस पर पूरी तरह निर्भर रहना, ये तो बड़े स्केल के लिए ठीक नहीं है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या बेहतर तरीका सोचा गया? डिजाइन को कैसे सुधारा गया? हाँ, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए डिजाइन में कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए गए। आर्किटेक्चर को सुधारा गया। क्या बदलाव थे? सबसे पहले तो डेटाबेस, DB और जो कैश मेमोरी है, उन्हें नोटिफिकेशन सर्वर से अलग करके अपनी खुद की सर्विसेज बना दिया गया। अच्छा, मतलब DB और कैश अब अलग हैं। हाँ, इससे फायदा ये हुआ कि अब डेटाबेस को या कैश को उनकी अपनी जरूरत के हिसाब से स्वतंत्र रूप से स्केल किया जा सकता है, नोटिफिकेशन सर्वर से अलग। ठीक है। और सर्वर का क्या? वो तो अब भी एक ही है। नहीं, दूसरा बड़ा बदलाव यही था कि एक की बजाय कई सारे नोटिफिकेशन सर्वर्स इस्तेमाल किए गए। इनके सामने एक लोड बैलेंसर लगा दिया, जो आने वाली रिक्वेस्ट को अलग-अलग सर्वर पर बांट देता है। ओके, लोड शेयरिंग। हाँ, और साथ ही ऑटो स्केलिंग भी सेटअप की गई। मतलब अगर लोड बढ़ता है तो सिस्टम अपने आप जरूरत के हिसाब से और नोटिफिकेशन सर्वर चालू कर सकता है और लोड कम होने पर बंद भी कर सकता है। इससे स्पॉफ वाली समस्या भी हल हुई और स्केलिंग भी आसान हो गई। ये बढ़िया है।
ऑटो स्केलिंग आजकल बहुत जरूरी है। और कोई बड़ा बदलाव? आपने कहा था शायद 3 बड़े बदलाव थे। हाँ, शायद सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण बदलाव था सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों को एक दूसरे पर कम निर्भर बनाने के लिए, जिसे डीकपलिंग कहते हैं, और सिस्टम में लचीलापन यानी रेजिलियंस लाने के लिए मैसेज क्यूज का इस्तेमाल। मैसेज क्यूज, ये क्या भला है? और ये कैसे मदद करते हैं? क्या ये किसी तरह की लाइन या कतार जैसा है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मैसेज क्यू एक तरह के डिजिटल बफर या कह लीजिए इंतजार की कतार की तरह काम करते हैं। इंतजार की कतार किसके लिए? नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट्स के लिए। होता ये है कि जब किसी सर्विस को नोटिफिकेशन भेजना होता है, तो नोटिफिकेशन सर्वर जल्दी से उस रिक्वेस्ट की डिटेल्स लेता है, उसे एक मैसेज की तरह बनाता है और उस मैसेज को फौरन एक मैसेज क्यू में डाल देता है। बस सर्वर का काम वहां खत्म। अच्छा, मतलब सर्वर को ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि मैसेज सच में भेजा गया या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वर बस मैसेज को क्यू में डालकर फ्री हो जाता है अगली रिक्वेस्ट संभालने के लिए। इससे नोटिफिकेशन सर्वर बहुत तेज और रिस्पॉन्सिव रहते हैं। वाह। तो रिक्वेस्ट क्यू में चली गई, फिर आगे क्या होता है? मैसेज भेजता कौन है? फिर आते हैं सीन में वर्कर्स। ये अलग तरह के सर्वर या प्रोसेस होते हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है इन मैसेज क्यूज पर नजर रखना। अच्छा, एसएमएस गेटवे या ईमेल सर्विस को भेजने का काम करता है। समझ गया। तो सर्वर सिर्फ रिक्वेस्ट लेकर क्यू में डालता है और भेजने का भारी काम ये वर्कर्स करते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ एक और खास बात है, हर तरह के नोटिफिकेशन के लिए iOS पुश, एंड्रॉइड पुश, एसएमएस, ईमेल अलग-अलग क्यूज होती हैं। अलग अलग क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा है रेजिलियंसी यानी लचीलापन। मान लीजिए किसी वजह से एसएमएस भेजने वाली थर्ड पार्टी सर्विस धीमी चल रही है या डाउन हो गई है, हाँ, हो सकता है। तो क्या होगा? सिर्फ एसएमएस वाली क्यू में मैसेज जमा होने लगेंगे क्योंकि वर्कर्स उन्हें भेज नहीं पा रहे, लेकिन iOS पुश, एंड्रॉइड पुश और ईमेल वाले मैसेज अपनी अपनी क्यू से निकलते रहेंगे और उनके वर्कर्स उन्हें भेजते रहेंगे। मतलब एक हिस्से की प्रॉब्लम से पूरा सिस्टम नहीं रुकेगा। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब एक चीज फेल हुई तो बाकी सब चलता रहेगा। ये डीकपलिंग तो वाकई बहुत शक्तिशाली चीज है। हाँ, ये मॉडर्न सिस्टम डिजाइन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इससे सिस्टम बहुत ज्यादा भरोसेमंद, रिलायबल और लचीला, रिजिलियंट बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब इस बेहतर डिजाइन में पूरा फ्लो कैसा दिखेगा अगर हम शुरू से आखिर तक देखें? जरूर। इस सुधरे हुए डिजाइन में फ्लो कुछ इस तरह चलता है। एक, कोई सर्विस जैसे मान लीजिए शॉपिंग ऐप का ऑर्डर कंफर्मेशन सिस्टम नोटिफिकेशन सर्वर के एपीआई को कॉल करती है कि भाई इस यूजर को ये नोटिफिकेशन भेजो। ठीक है। 2, नोटिफिकेशन सर्वर रिक्वेस्ट लेता है, फिर वो जरूरी जानकारी जैसे यूजर की आईडी क्या है, डिवाइस का टोकन क्या है, उसकी सेटिंग्स क्या है, क्या वो ये नोटिफिकेशन चाहता भी है, ये सब फटाफट कैश या डेटाबेस से निकालता है। 3, सर्वर इस जानकारी के साथ एक नोटिफिकेशन इवेंट या मैसेज बनाता है और उसे सही मैसेज क्यू में डाल देता है। जैसे अगर iOS पुश भेजना है तो iOS पुश क्यू में, एसएमएस भेजना है तो एसएमएस क्यू में वगैरह। और सर्वर का काम यहाँ पूरा। ओके, मैसेज क्यू में चला गया। 4, अब अलग-अलग वर्कर सर्वर अपनी अपनी क्यू पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई नया इवेंट आता है, उनमें से एक वर्कर उसे उठा लेता है। ठीक, वर्कर ने उठा लिया। 5, वो वर्कर उस इवेंट को प्रोसेस करता है, फाइनल मैसेज तैयार करता है और फिर संबंधित थर्ड पार्टी सर्विस APNS, FCM, ट्विलियो वगैरह को कॉल करके भेज देता है। 6, आखिर में वो थर्ड पार्टी सर्विस उस नोटिफिकेशन को यूजर के डिवाइस तक पहुंचा देती है। समझ गया। ये मैसेज क्यू वाला सिस्टम न सिर्फ लोड को बेहतर तरीके से संभालता है, बल्कि सिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद भी बनाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सुधार है पिछले डिजाइन के मुकाबले। बिल्कुल। ठीक है, तो मैसेज क्यू ने सिस्टम को भरोसेमंद और स्केलेबल बना दिया। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ मैसेज भेजना ही काफी तो नहीं है ना। मतलब क्या गारंटी है कि मैसेज पहुंचेगा ही या कहीं 2 बार तो नहीं चला जाएगा? और यूजर का अनुभव भी तो मायने रखता है। इन सब चीजों के लिए डिजाइन में और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए। सिर्फ मैसेज को क्यू में डाल देना या वर्कर का भेज देना ही काफी नहीं है। एक मजबूत प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बनाने के लिए कई और पहलुओं पर बहुत ध्यान देना होता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और सटीकता की। डेटा लॉस से बचाओ। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई जरूरी नोटिफिकेशन भेजा ही न जाए या रास्ते में कहीं खो जाए।
मान लीजिए वर्कर ने मैसेज थर्ड पार्टी को भेजा पर नेटवर्क एरर आ गया। हाँ, हो सकता है। इसके लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट आती है उसकी जरूरी डिटेल्स एक पर्सिस्टेंट लॉग डेटाबेस में सेव कर ली जाती हैं ताकि रिकॉर्ड रहे। और अगर वर्कर मैसेज भेजने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है तो सिस्टम उसे तुरंत फेंकता नहीं है, एक रीट्राई मैकेनिज्म होता है। रीट्राई मतलब दोबारा कोशिश करना। हाँ, वर्कर उस मैसेज को शायद थोड़ी देर बाद या कुछ देर के इंटरवल पर कुछ बार दोबारा भेजने की कोशिश करेगा। शायद थर्ड पार्टी सर्विस तब तक ठीक हो जाए। अगर कई कोशिशों के बाद भी फेल होता है तब जाकर उसे फेल माना जाएगा और शायद डेवलपर्स को अलर्ट भेजा जाएगा। अच्छा, तो एकदम से हार नहीं मानते। ये जरूरी है। और वो डुप्लीकेट वाली बात, क्या हर मैसेज सिर्फ एक बार ही पहुंचेगा? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एग्जैक्टली वंस डिलीवरी की गारंटी देना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अक्सर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार डिलीवरी की गारंटी देना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। मतलब डुप्लीकेट आ सकते हैं। हाँ, कभी कभी नेटवर्क की दिक्कतों या रीट्राई लॉजिक की वजह से ऐसा हो सकता है कि एक ही मैसेज यूजर को 2 बार मिल जाए। इसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे कम करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है डी-डुप्लीकेशन। डी-डुप्लीकेशन ये क्या है? हर नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट को एक यूनिक आईडी दी जाती है। जब वर्कर कोई मैसेज भेजने वाला होता है या शायद रिसीविंग एंड पर भी, वो चेक कर सकता है कि क्या बिल्कुल इसी आईडी वाला मैसेज हाल ही में प्रोसेस किया गया है। अगर हाँ, तो वो समझ जाता है कि ये डुप्लीकेट है और उसे नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, ये डुप्लीकेट वाली समस्या को कम करने का तरीका है। ये जानना जरूरी था। ठीक है, ये तो हुई विश्वसनीयता और सटीकता की बात। अब आते हैं यूजर एक्सपीरियंस पर। इतने सारे मैसेज रोज, कहीं यूजर परेशान ना हो जाएं? उन्हें कुछ कंट्रोल देना जरूरी नहीं? ये बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा है आजकल। यूजर एक्सपीरियंस और कंट्रोल के लिए भी कई चीजें डिजाइन में सोचनी पड़ती हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग्स, जैसा हमने पहले भी कहा, यूजर्स को कंट्रोल देना बहुत जरूरी है। उन्हें ये चुनने का विकल्प मिलना चाहिए कि वो किस तरह के नोटिफिकेशन चाहते हैं, जैसे सिर्फ जरूरी अपडेट्स या प्रमोशनल ऑफर्स भी, और किस चैनल पर चाहते हैं, सिर्फ पुश या ईमेल भी या एसएमएस नहीं। हाँ, ऑप्ट इन आउट। हाँ, सिस्टम को भेजने से पहले हमेशा यूजर की इन प्रेफरेंसेस को चेक करना चाहिए। अगर यूजर ने किसी खास तरह के नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं तो उन्हें वो नहीं भेजे जाने चाहिए, भले ही रिक्वेस्ट आई हो। सही है। और रेट लिमिटिंग, एक और जरूरी चीज है रेट लिमिटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी यूजर को थोड़े ही समय में 10 नोटिफिकेशन भेज दिए जाएं। इससे वो परेशान हो जाएंगे और शायद ऐप ही अनइंस्टॉल कर दें। हाँ, ये तो होता है। इसलिए सिस्टम में रेट लिमिट्स लगाई जाती हैं। जैसे ये नियम हो सकता है कि एक यूजर को 1 घंटे में 5 से ज्यादा प्रमोशनल पुश नोटिफिकेशन ना भेजे जाएं, या एक दिन में 2 से ज्यादा प्रमोशनल ईमेल ना जाएं। ये लिमिट्स यूजर के अनुभव को बेहतर बनाती हैं। सही बात है। स्पैमिंग से बचना बहुत जरूरी है। अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। लाखों मैसेज भेजने हैं, तो क्या हर बार पूरा मैसेज टाइप करते हैं? और अगर थोड़ा अलग मैसेज भेजना हो तो क्या डेवलपर कोड बदलता है? और सब एक जैसे दिखें, ये कैसे पक्का करते हैं? नहीं, हर बार पूरा मैसेज कोड में नहीं लिखते। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। इसके लिए एक और जरूरी चीज है। क्या? नोटिफिकेशन टेम्पलेट। नोटिफिकेशन टेम्पलेट, ज्यादातर नोटिफिकेशंस का फॉर्मेट एक जैसा ही होता है, बस उनमें कुछ जानकारी बदलती है, जैसे यूजर का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम, ऑर्डर नंबर वगैरह। हाँ, ये तो है। तो इसके लिए पहले से बने हुए टेम्पलेट इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टेम्पलेट्स में प्लेस होल्डर्स होते हैं, जैसे यूजर नेम, आइटम नेम, ऑर्डर लिंक। जब नोटिफिकेशन भेजना होता है तो सिस्टम बस इन प्लेस होल्डर्स को सही वैल्यू से बदल देता है। अच्छा, जैसे मेल मर्ज होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इससे कई फायदे हैं। मैसेज एक जैसे दिखते हैं, कंसिस्टेंसी, जी, गलतियां कम होती हैं, और नॉन डेवलपर्स जैसे मार्केटिंग टीम आसानी से नए मैसेज बना या बदल सकते हैं बिना कोड बदले। बनाने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो जाती है। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। एफिशिएंसी बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है, खासकर पुश नोटिफिकेशंस में। सुरक्षा कैसे? सुरक्षा, सिक्योरिटी। ये पक्का करना जरूरी है कि सिर्फ आपकी अधिकृत एप्लीकेशन या सर्विसेज ही आपके यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज सकें, कोई बाहर वाला गलत इस्तेमाल न कर पाए। इसके लिए अक्सर ऐप की और ऐप सीक्रेट जैसे क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल होता है। जब कोई सर्विस नोटिफिकेशन भेजना चाहती है तो उसे सीक्रेट्स देने पड़ते हैं, तभी नोटिफिकेशन सर्वर उसकी रिक्वेस्ट मानेगा। अच्छा, ऑथेंटिकेशन जरूरी है। हाँ, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जटिल सिस्टम बन गया है,
इतने सारे सर्वर, क्यू, वर्कर्स, डेटाबेस, ये सब ठीक चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्यू जैम हो रही है, तो पता कैसे लगेगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इतने बड़े सिस्टम को बिना निगरानी के चलाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसलिए निगरानी और ट्रैकिंग इस डिजाइन का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या क्या मॉनिटर करते हैं? कई चीजें। एक बहुत जरूरी मेट्रिक है क्यू की निगरानी। मॉनिटर क्यूड नोटिफिकेशंस। हमें लगातार ये देखना होता है कि हर मैसेज क्यू में कितने मैसेज इंतजार कर रहे हैं। क्यू लेंथ। हाँ, अगर किसी क्यू की लंबाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और कम ना हो तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि उस टाइप के मैसेज को प्रोसेस करने वाले वर्कर्स या तो कम पड़ रहे हैं या धीमे हो गए हैं, या शायद थर्ड पार्टी सर्विस में कोई दिक्कत है। इस जानकारी से हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं, जैसे और वर्कर्स जोड़ना या प्रॉब्लम की जांच करना। समझ गया। क्यू की लंबाई एक हेल्थ इंडिकेटर है। और फिर है इवेंट ट्रैकिंग। हाँ, सिर्फ मैसेज भेजना ही काफी नहीं है, हमें ये भी जानना है कि उनका असर क्या हो रहा है। मतलब एनालिटिक्स। हाँ, एनालिटिक्स। हाँ। कितने नोटिफिकेशन भेजे गए, उनमें से कितने सक्सेसफुली डिलीवर हुए, डिलीवरी रेट, कितने यूजर्स ने उन्हें खोला, ओपन रेट, और अगर उनमें कोई लिंक था तो कितनों ने उस पे क्लिक किया, हाँ। क्लिक रेट। हाँ। ये सारे मैट्रिक्स ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदा? इस डेटा से हमें पता चलता है कि कौन से मैसेज काम कर रहे हैं, कौन से नहीं। अच्छा। यूजर किस तरह के नोटिफिकेशन पसंद कर रहे हैं, अच्छा। क्या किसी खास डिवाइस या ओएस पर डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। इस जानकारी के आधार पर हम अपनी मैसेजिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकते हैं, ए/बी टेस्टिंग कर सकते हैं और सिस्टम में सुधार कर सकते हैं। माफ परे। तो मतलब ये नोटिफिकेशन सिस्टम सिर्फ मैसेज भेजने का पाइपलाइन नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा इंटेलिजेंट सेल्फ मॉनिटरिंग इकोसिस्टम जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा। एक अच्छे और बड़े स्केल वाले नोटिफिकेशन सिस्टम में ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को रीट्राई, डीडुप्लिकेशन, सेटिंग्स, रेट लिमिटिंग, टेम्पलेट्स, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, इन सब को मिलाकर जो अंतिम डिज़ाइन बनता है वो तो काफ़ी जटिल लेकिन बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया लगता है। हाँ, ये जटिल जरूर है, लेकिन ये जटिलता ही इसे बड़े स्केल पर चलने लायक और मजबूत बनाती है। अंतिम डिजाइन में नोटिफिकेशन सर्वर हैं जो प्रमाणीकरण और रेट लिमिटिंग करते हैं, फिर मैसेज क्यू हैं जो सिस्टम को लचीला, डीकपल बनाते हैं और लोड संभालते हैं, वर्कर्स हैं जो असल में मैसेज भेजने का काम करते हैं, और अगर फेल होता है तो रीट्राई मैकेनिज्म उनकी मदद करता है। पीछे लॉगिंग और डीडुप्लिकेशन विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, टेम्पलेट्स एफिशिएंसी लाते हैं, यूजर सेटिंग्स कंट्रोल देती हैं, और सबसे ऊपर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम की सेहत पर नजर रखते हैं और सुधार की गुंजाइश बताते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो विश्वसनीयता, मापनीयता और उपयोगकर्ता नियंत्रण के बीच एक अच्छा संतुलन साधता है। तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन सिस्टम के डिज़ाइन की गहराई से पड़ताल। हमने देखा कि कैसे एक बहुत सामान्य सा लगने वाला काम, किसी को कोई जानकारी भेजना, इंजीनियरिंग के नज़रिए से कितनी बड़ी, कितनी जटिल चुनौती बन जाता है, खासकर जब इसे लाखों करोड़ों यूजर्स के लिए भरोसेमंद और तेज बनाना हो। बिल्कुल। और जो मुख्य बातें, जो फंडे हमने समझे वो है सिस्टम के हिस्सों को अलग और स्वतंत्र रखने के लिए मैसेज क्यू का जबरदस्त इस्तेमाल, विश्वसनीयता पक्की करने के लिए डेटा को कहीं सहेजना, परसिस्टेंस, और रीट्राई जैसे तरीके अपनाना। यूजर को स्पैम न करते हुए उन्हें कंट्रोल देने के लिए सेटिंग्स और रेट लिमिटिंग जैसी सुविधाएं देना, काम को आसान और तेज बनाने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल, और ये सब कुछ ठीक से चलता रहे इसके लिए लगातार सिस्टम की निगरानी और उसके प्रदर्शन की ट्रैकिंग करते रहना। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम अब हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। चाहे वो नेटफ्लिक्स पर आपकी पसंदीदा फिल्म के आने का अलर्ट हो, या किसी शॉपिंग ऐप से डिस्काउंट का ईमेल हो, या आपके बैंक से आया हुआ वो OTP का SMS हो, ये सब इसी तरह के जटिल सिस्टम्स की देन है जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। सही कहा। हम शायद ध्यान भी नहीं देते, पर ये हर वक्त चल रहे होते हैं। शायद अगली बार जब हमारे फोन पर कोई नोटिफिकेशन बजेगा तो हमें एक पल के लिए उसके पीछे काम कर रही इस पूरी सोची समझी इंजीनियरिंग का ख्याल जरूर आएगा, है ना? उम्मीद तो यही है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और स्मार्ट होती जा रही है, AI वगैरह आ रहा है, नोटिफिकेशन सिस्टम भविष्य में कैसे बदल सकते हैं? क्या हमें और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड, बिल्कुल हमारे मतलब के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, या फिर हम अपने डिजिटल ध्यान पर और ज्यादा कंट्रोल चाहेंगे
और इन नोटिफिकेशंस को कम करने के, फिल्टर करने के नए तरीके ढूंढेंगे। ये दिलचस्प सवाल है। शायद दोनों ही दिशाओं में विकास हो। हाँ, इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है।